Hello students, welcome to EduBrainly. I am निहारिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें वर्ड सराउंडिंग का मीन्स समझ लेते हैं। सराउंडिंग का मीन्स हमारे चारों तरफ, जैसे इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है। अगर कोई यहाँ पे बॉय या गर्ल है तो उसके सराउंडिंग कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं, स्काई है, और भी यहाँ पे जो साइकिलिंग चल रही है साइकिल्स हैं, और भी ये सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग है। तो उस बॉय के सराउंडिंग क्या क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सराउंडिंग का मीन्स होता है हमारे चारों तरफ, मीन्स हमारे चारों तरफ जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हमारी सराउंडिंग होती है। सराउंडिंग के बाद हम मैटर देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर मीन्स जो हमारी सराउंडिंग की चारों ओर हमें चीज़ें दिखाई दी वो सारी क्या हैं, एक तरह से मैटर हैं। जैसे हाउसेस किससे बने थे? ब्रिक्स से बने थे, तो ये क्या हो गया, हमारा मैटर हुआ। एलपीजी गैस है, इसमें क्या है, गैसेस है भरी हुई, ये क्या होती हैं, ये भी हमारी मैटर हो गई। और लास्ट वाला दे रखा है मिल्क। मिल्क भी क्या है, एक मैटर है। मीन्स हमारे चारों तरफ हमें जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती हैं और वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती हैं। मीन्स हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सारी क्या हैं, मैटर हैं। जैसे अभी बताया कि मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है। तो स्पेस ऑक्यूपाई का मीन्स जो जगह घेरता है, और मास का मीन्स जिसमें वेट होता है। जैसे यहाँ पे जो हमें एग्जांपल्स दिए थे, ब्रिक, ये क्या है, अब अगर हम कहीं ईंट को रखेंगे तो वो क्या करेगी, हम उस जगह को घेर लेगी, मतलब उस जगह पे अपना घेरती है। और इसमें क्या होता है, वेट भी है। अगर हम इसे उठा रहे हैं तो ये हमें वेट भी लगेगा इसका, तो ये क्या हो गई, मास हो गई। ऐसे ही गैसेस क्या है, ये भी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में जब गैस को भरा जाता है तो क्या होता है, वो उस गैस में, ये सिलेंडर में गैस चली जाती है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और जब हम जब सिलेंडर खाली होता है, अगर हम उसे उठाते हैं तो वो कैसे लगता है, हल्का लगता है। लेकिन जब उसमें गैस होती है तो वो कैसे लगता है, हैवी होता है। इसका मीन्स गैसेस भी क्या करती हैं, जगह को ऑक्यूपाई भी कर रही हैं और उनका मास भी है। ऐसे ही सेम लिक्विड के लिए भी होता है। लिक्विड भी क्या करते हैं, जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास भी होता है। अर्ली टाइम में मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ। इन 5 एलिमेंट से बताया गया था कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 5 एलिमेंट से मिलके बनी हैं। कौन कौन से? एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। यही 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें मिलके बनी गई हैं, ऐसा माना जाता था पहले के ज़माने में। और इन 5 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता था? पंच तत्व। ऐसा आप लोगों ने वेदों में और पुराने टाइम्स के जो चीज़ बुक्स वगैरह होती हैं उनमें बताया भी जाता है कि पहले ये मैटर को इन 5 एलिमेंट्स में ही बताया गया था कि इन्हीं के क्लासिफिकेशन से, मतलब इन्हीं को जब क्लासिफाई किया गया तो उनसे हमारा मैटर बनता है। इन्हें बोलते हैं पंच तत्व। पर जब टाइम आगे बढ़ा और भी रिसर्च किया गया और भी चीज़ें देखी गई तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स अभी प्रेजेंट में जो मैटर है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, उसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक केमिकली क्लासिफाई और दूसरा फिजिकली क्लासिफाई किया गया। इस चैप्टर में जो है हम वो फिजिकली क्लासिफाई को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। केमिकल क्लासिफाई को हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो ये दोनों क्लासिफाई किए गए हैं वो उनके एक्सटर्नल और इंटरनल बेसिस पे किया जाता है। मीन्स फिजिकली क्लासिफाई जो एक्सटर्नल बेस पे किया गया, मीन्स ऊपर से देखा गया, जैसे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे फिजिकली क्लासिफाई में आते हैं। और केमिकली क्लासिफाई क्या है, जो उनका इंटरनल देखा गया कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा केमिकली क्लासिफाई हुआ। फर्स्ट देखते हैं फिजिकली क्लासिफाई। इट इज़ डन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी।
ये किसके बेस पे किया गया है? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है। इसका केमिकल क्लासीफाई जो है वो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे किया जाता है। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उनके बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती है। इसी के बेस पे हम एलिमेंट्स को केमिकली क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर क्या है? दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। और वाटर क्या है? बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये उनका क्या हुआ? केमिकली चेंज हुए ये। तो इसी के बेसिस पे जैसे ये चेंजेस आते हैं, इन्हीं के बेस पे एलिमेंट्स को केमिकली क्लासिफाई किया जाता है। थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब हमने अभी मैटर समझा, अब हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं जिससे हमें मैटर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। मीन्स वो एक स्टेट फॉर्म में नहीं है, मतलब रुके हुए नहीं है। उनकी जो मोशन है वो भले ही थोड़ा हल्की हो लेकिन उनके बीच में मोशन है। इस मोशन को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या है? इनका ये मोशन होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कहती है उनका मोशन जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं होता, तो इसलिए उसमें कम है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके भी बीच में स्पेस होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा होती है। द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होता ही है, अगर वो क्लोज पैक्ड भी हैं लेकिन उनके बीच में क्या है? थोड़ा बहुत स्पेस होता है। और जो इनका ये स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। जो सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड होते हैं वो क्लोज पैक्ड है, मतलब पास पास है, तो उनके बीच में का स्पेस कैसा है? कम है। और गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है। द फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मीन्स कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो बीच में कोई फोर्स आ रहा है, तो इस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के। मीन्स अगर स्पेस जो है वो बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। अगर स्पेस कम होगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। यही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम होगा तो स्पेस क्या होगा? वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। मैटर को क्लासिफाई करने से पहले हम मैटर की ही कुछ टर्म्स को फिर से देख लेते हैं। मैटर क्या है हमारा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अभी हमने पढ़ा था जो भी चीज़ हमारी स्पेस ले और जिसमें मास हो वो क्या है? मैटर है। मैटर तो हमें समझ आ गया कि जो चीज़ हमारी स्पेस ले रही है और जिसमें मास है वो मैटर है। लेकिन मैटर बना किससे है? मटेरियल से बना है। जो मटेरियल होते हैं उन्हीं से क्या है? वो मैटर का ही एक टाइप है, मतलब उसी का एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे ब्रिक और हमारा एलपीजी का एग्जाम्पल दिया है, तो ये क्या है? मटेरियल है। अब मटेरियल कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कैसे? फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस, सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? अब हमारे होमो मतलब सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो का मतलब है यहाँ पे सेम। जैसे होमोजीनियस मटेरियल इट हैज़ द सेम कंपोजिशन एंड द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। जैसे हमने ग्लास में क्या लिया? वाटर लिया और उसमें हमने आइस डाला, तो जो वाटर है वो भी H2O है और जो आइस है हमारा वो भी H2O है। जब आइस मेल्ट होगी तो भी हमें फेस क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सेम दिखाई देगा। पानी में पानी मिल जाएगा क्योंकि आइस हमारी क्या हो गई?
वाटर ही है। तो इससे जो हमारा लिक्विड बन रहा है मतलब इसका फेस दिखेगा वो सेम दिखेगा, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। तो ऐसे लिक्विड्स जिनका फेस सेम हो उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस। इसका अपोजिट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जिनका फेस डिफरेंट दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे। जैसे यहाँ पे जो हमारा ग्लास है इसमें हमने क्या, वाटर और सैंड। अब वाटर और सैंड को अगर हम मिलाएंगे, हमने दोनों मिलाया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे दिखेगी, हमें डिफरेंट दिखाई देगी और इनके पार्टिकल्स जो हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। जैसे सैंड नीचे चली जाएगी और जो वाटर होगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला लिक्विड बचा वो तो हमारा वाटर हो गया, और जो सैंड है मतलब बालू है वो हमारे पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी। तो इनका फेस कैसा दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका फेस डिफरेंट दिखाई दे उनको बोला जाता है हेट्रोजीनियस, और जिसका सेम दिखेगा वो होमोजीनियस। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का उसको हमने बोला एटम। लेकिन दो एटम्स को मिलाने पे जो तीसरी चीज़ तैयार होती है, मीन्स अब एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल है, अब किसी एक एटम से हमारा पूरा मैटर तो नहीं बन सकता। तो मैटर किससे बना है, एटम्स को जोड़ जोड़ के बना होता है। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स मतलब एटम होता है उसको जोड़ने पे जो चीज़ तैयार होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन में क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ही N2, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के दो एटम्स मिले और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया उन्होंने। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी देख मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैटर को मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आप लोग ने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ रखा होगा। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अलावा मैटर को 2 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, BEC और प्लाज्मा, जिनको अभी हमें नहीं पढ़ना है और मेनली ये प्रॉपर्टीज़ हैं भी नहीं। 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता है, जो सॉलिड प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही क्लोज पैक्ड होती है। इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ये भी पास है लेकिन सॉलिड के कंपेयर में ये थोड़ा दूर होते हैं। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मोशन भी बहुत तेज़ होता है, क्योंकि ये दूर दूर हैं तो ये आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी मूव करते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो बाकियों के कंपैरिजन में तेज़ होती है। फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, मीन्स जो सॉलिड होते हैं उनका कैसा होता है, एक फिक्स शेप होता है और उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है वुड, लकड़ी का शेप कैसा होता है, वो फिक्स्ड होता है। अगर लकड़ी राउंड है तो वो राउंड ही रहती है, ऐसा नहीं है कि वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकती है। क्यों नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही क्लोज्ड हैं। इनके पार्टिकल्स क्लोज होने की वजह से ही कैसे होते हैं, बहुत ही टाइट होते हैं। जैसे आपने लोगों ने और भी सॉलिड के पार्टिकल्स देखे होंगे, सॉलिड की चीज़ें देखी होंगी, तो उनको दबाना कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मीन्स वो ईजिली उनको दबाया नहीं जा सकता, इनके बीच में स्पेस नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं, ये दबते नहीं हैं, ये टाइट होते हैं। इन जो सॉलिड्स होते हैं इनको किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती इनको रखने के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हो वुड है, हमारी ब्रिक थी, ये सारी कैसे, इनको कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट फ्लो, मतलब ये फ्लो नहीं करते, फ्लूट नहीं होते, ये बहते नहीं हैं। इनकी फिक्स शेप है क्योंकि ये इनकी जो डिफ्यूज़न टेंडेंसी होती है वो भी नील होती है। मीन्स ये गैस की तरह नहीं होते कि क्या होते हैं, ये उड़ जाएं, इनका डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। मीन्स इनको ऐसा नहीं है कि आप खुला छोड़ दोगे तो इनका स्पेस है ओपन होके ये उड़ जाएंगे, ऐसे इनकी टेंडेंसी नहीं होती।
सॉलिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था। इनके बीच में जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, और जिसकी वजह से जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इनकी स्पेस कम है, जिसकी वजह से जो इनका शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। तो ये तो हमारा हो गया सॉलिड। लिक्विड देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड की क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम तो है। अगर एक ग्लास पानी ले रहे हो तो आप एक ग्लास ही रहेगा वो पानी, लेकिन इनकी वॉल्यूम क्या है? वो फिक्स्ड नहीं है। अगर पानी हमने ग्लास में लिया तो वो ग्लास के शेप का है, अगर हम किसी बाउल में डालेंगे तो वो बाउल के शेप का हो जाएगा। मतलब उनका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। दे हैव नेग्लेक्टेबल compressibility. दे हैव कंटेनर टू होल्ड दैम। हमें जो लिक्विड होते हैं उनको क्या है? कंटेनर की ज़रूरत होती है। हम उन्हें ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, अगर खाली छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे? बह जाएंगे। तो उन्हें कंटेनर की ज़रूरत होती है। दे हैव लेस डेंसिटी। उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक सॉलिड का हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया। सॉलिड के पार्टिकल्स ड्रॉ किए और लिक्विड के पार्टिकल्स ड्रॉ किए। सॉलिड के पार्टिकल्स में 20 पार्टिकल्स थे और लिक्विड में 16 पार्टिकल्स थे। तो डेंसिटी क्या होती है कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम वाली जगह में कितने पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सॉलिड में कितने थे? 20 पार्टिकल्स थे और लिक्विड में हमारे 16 हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी कैसे हो गई? कम हो गई। मतलब सेम वॉल्यूम वाली जगह पे उसके पार्टिकल्स लिक्विड के कम हो गए, तो सेम डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। दे कैन ईजिली डिफ्यूज्ड। लिक्विड जो होते हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गैस के कंपेयर में कम कर सकते हैं। मतलब गैस जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़न करती है, लेकिन लिक्विड उसके कंपेयर में कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। इसलिए जो इनका मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और जो इनका मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। तो ये तो लिक्विड का हमारे क्या हो गया? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। दे हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इसलिए ना इनका शेप फिक्स रहता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब इनकी जो स्पेस इनके मॉलिक्यूल्स में है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब दबाए जा सकते हैं। दे कैन फ्लो ऑल डायरेक्शन। अब इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कम है, तो ये क्या कर सकते हैं? हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। दे कैन फिल आइदर स्पेस ऑफ कंटेनर। ये क्या करते हैं? कंटेनर की पूरी स्पेस को फिल कर सकते हैं। दे कैन ईजली डिफ्यूज़, ये आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर हम 2 कंटेनर्स लेते हैं तो और उनमें 2 अलग अलग गैसेस डालते हैं, और जब कंटेनर को पास लाया जाएगा मतलब मिक्स करने के लिए, तो वो आसानी से मिक्सड हो जाएंगे, क्योंकि क्या है? इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटी। अब इनकी डेंसिटी तो कम होगी, क्योंकि इनके जो अगर हम कंटेनर में फिल करेंगे, अगर सेम कंटेनर ले रहे हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? काफ़ी दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे? इनके कम है, तो ये हाईली क्या होते हैं? डिफ्यूज। इनकी डेंसिटी कम होती है। अब इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो इनकी मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड, सॉलिड और गैस की हम देख लेते हैं कंपेयर में। फर्स्ट है हमारी शेप एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होता है उसकी जो शेप है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड का शेप और वॉल्यूम फिक्स, शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या है? वो फिक्स्ड होता है। गैस में ना शेप फिक्स होता है और ना वॉल्यूम फिक्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स, जो स्ट्रक्चर होते हैं
सॉलिड के कैसे होते हैं, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड का क्या है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मूव करता रहता है। और गैस का भी क्या है, ये इंडिपेंडेंटली मूव करता है, मीन्स इसका भी स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता। नंबर ऑफ फ्री सरफेस, मतलब जो ऊपर से हमें दिखाई दे, तो सॉलिड में क्या है, नो लिमिट है, मीन्स उसकी लिमिट ही नहीं है। लिक्विड में ओनली वन फ्री स्पेस होता है और गैस में नो फ्री स्पेस होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो सॉलिड होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स पास हैं। लिक्विड में थोड़े कम होते हैं और गैस में बिल्कुल ही नहीं होते। नेक्स्ट है रेजिडिटी। रेजिडिटी मीन्स होती है कठोरता। तो इसमें सॉलिड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। लिक्विड में मच लोअर देन सॉलिड एंड आर कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड की रेजिडिटी तो होती नहीं है, लिक्विड में सॉलिड तो नहीं होता, लेकिन जो इसकी रेजिडिटी होती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। नो रेजिडिटी प्रेजेंट हैंस कॉल्ड फ्लूइड्स। और जो गैस होती है इसमें कोई भी रेजिडिटी नहीं होती। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में होती है लेस। क्यों होती है लेस, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं और इनमें जो इनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ही कम होता है। उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड में, और सबसे लोअर डेंसिटी पाई जाती है गैस में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में बिल्कुल ऑलमोस्ट नील की तरह होती है। लिक्विड में स्लाइड पाई जाती है, मीन्स थोड़ी सी होती है, क्योंकि सॉलिड में क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो कंप्रेस कैसे होंगे वो। लिक्विड में स्पेस होता है तो थोड़ी होती है, और गैस में क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके में कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ हीट। इफ़ेक्ट ऑफ हीट के लिए जो सॉलिड पे हीट होती है, सॉलिड के लिए दे डू नॉट एक्सपेंड मच, मतलब सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा। लिक्विड में हाई होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इफ़ेक्ट किसका, हीट का। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो होता है, मीन्स बहुत ही कम रहता है। लिक्विड में डिफ्यूज़न सॉलिड से ज़्यादा रहता है, और गैस में डिफ्यूज़न जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब रैपिडली होता है, मतलब लगातार होता ही रहता है। तो ये तो हमारे हो गए हमारे पॉइंट्स किसके, तीनों में डिफरेंस के, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के डिफरेंस के। जो मैटर की फोर्थ स्टेज है वो है प्लाज्मा, और फिफ्थ है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसे हम BEC भी बोलते हैं। अब हमने सॉलिड लिक्विड और गैस तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसके बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। प्लाज्मा, it consists ionized gas such as its particles are super energetic and super excited. प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस की तरह होती है, और ये क्या होती है, ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होती है। जो हमारे घर में ट्यूबलाइट्स CFLs होती हैं उनमें ये गैस होती है, मतलब प्लाज्मा होती है, जो क्या करती हैं, जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो वो जल जाते हैं। और वो जलते किस कलर में है, जो उनकी नेचर ऑफ गैस उसमें डली होती है उससे जलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है नियॉन गैस, जो किसमें रेड कलर में बर्न होती है। आर्गन जो होती है वो ग्रीन में होती है और येलो में भी होती है। तो ऐसे प्लाज्मा की हेल्प से क्या करती है, प्लाज्मा क्या करती है, जो एक गैस है जो क्या है, सुपर एनर्जेटिक है और सुपर एक्साइटेड होते हैं, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोशन में होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक रहते हैं।
इन्हें ट्यूबलाइट्स में या फिर CFLs में डाला जाता है और इनकी हेल्प से ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जब ये इन पे करंट थ्रू पास किया जाता है तो ये जलती हैं और लाइट को ये जलाने का काम करती हैं। बोर्न आइंस्टीन कंडेंस स्टेट मतलब BEC, ये जो मैटर है उसकी 5th स्टेट होती है। ये हमें जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो हमें मिलती है BEC। ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने गैस को गर्म किया मींस हीट किया तो क्या बना, हमारा प्लाज्मा बना। अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा क्या है, सुपर एक्साइटेड है और एनर्जेटिक है, उनका मोशन ज़्यादा होता है। तो हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जब हम गैस को गर्म कर रहे हैं तो हमारा प्लाज्मा बन रहा है और जब हम इसको कूल कर रहे हैं तो BEC हम की स्टेट हमें मिलती है। BEC हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन तक ले जाएंगे तो हमें BEC मिलती है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम अपनी डेली लाइफ में भी ये वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे कि आज किसी को फीवर है तो हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। आज डेज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है आज का, 45 डिग्री सेल्सियस है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसके लिए भी टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी हम ये वर्ड सुना होगा आपने कि टेम्परेचर, और यूज़ भी किया होगा। तो टेम्परेचर होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कूलनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कूलनेस क्या कहलाती है, उसका टेम्परेचर कहलाती है। इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। जब हमें फीवर आता है तो भी हम थर्मामीटर का यूज़ करके चेक करते हैं अपना फीवर। तो थर्मामीटर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके है, एक्सटेंट से है, जो एटम्स होते हैं उनके मूवमेंट्स की वजह से है। जब एटम मूव करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। अभी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम कई सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें वेट मेज़र करना होता है तो हम करते हैं kg ग्राम का यूज़। उसी तरह से टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन का यूज़ किया जाता है। इसकी एक 3rd यूनिट भी होती है जिसे फ़ारेनहाइट कहते हैं। जो डिग्री सेल्सियस होता है इसको हम डिग्री और C से डिनोट करते हैं, और जो केल्विन सेल्सियस होता है इसे हम K से डिनोट करते हैं। डिग्री सेल्सियस का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो इसका होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स अगर टेम्परेचर कम है तो वो 0 से स्टार्ट होता जाएगा और 100 तक जाएगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होता है। वैसे ही केल्विन सेल्सियस में टेम्परेचर 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 373 केल्विन तक होता है। मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर, अगर फिक्स्ड पॉइंट बोला जाए, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड क्या है, डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से केल्विन के लिए लोएस्ट टेम्परेचर हो गया हमारा 273 डिग्री केल्विन, और हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया हमारा 373 केल्विन। तो ये तो हो गया हमारा स्केल। वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग का टेम्परेचर फिक्स्ड है। वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसी तरह से केल्विन स्केल पे जो बॉइलिंग है वो 373 केल्विन होता है और फ्रीजिंग 273 केल्विन पे होता है। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है वाटर के लिए। ऐसे ही बाकी के और भी एलिमेंट्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम केल्विन स्केल को बोलते हैं, जिसकी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो है। अब स्केल में देख लेते हैं, जो ये 0 है उसे ही केल्विन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। अब स्केल देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए स्केल पे दिख रहा है एब्सोल्यूट जो 0 है वो कितना है, 0। और वाटर के लिए अगर हम इसे ऊपर कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना आ जाएगा, 273,
और बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 373। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस के लिए जो एब्सोल्यूट स्केल होता है वो माइनस में जाता है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट स्केल नहीं मानते। यहाँ पे देखिए केल्विन के लिए तो 0 दिखा रहा है, लेकिन सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट के लिए वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो इन माइनस की वैल्यू को हम नहीं लेते, इसलिए 0 जो है वो हमारा क्या है केल्विन स्केल का केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन को लेते हैं। डिग्री सेल्सियस के लिए जो एब्सोल्यूट 0 होता है वो -273 है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में -460 एब्सोल्यूट 0 है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट है। अभी हमने स्केल देखा था वाटर के लिए, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और सेल्सियस में और केल्विन में अगर हमने देखा था तो वो कितना था 273। मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा बराबर किसके है 273 केल्विन के। यहाँ पे भी अभी जो ये पिक्चर है इसमें भी देख लीजिए, जो वाटर का दे रखा है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दे रखी है तो वो 0 -20 0 है, केल्विन में सेल्सियस में दे रखा है -273 और फ़ारेनहाइट में -460। लेकिन वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है वो है 273 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में है वो 0। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर है। तो अगर हमें केल्विन में कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है तो हम डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करते हैं प्लस का 273, और अगर डिग्री सेल्सियस में हमें कोई चीज़ माइनस करती है तो हम क्या करते हैं जो हमारी केल्विन की वैल्यू दे रखी होती है उसमें से माइनस कर लेते हैं 273। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो डिग्री से जो 0 है वो हमारे किसके बराबर है 273 के बराबर। ऐसे देखते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 273 में 25 को ऐड करेंगे, और ऐड करने पे कितना आया 298 केल्विन। ये हमने क्या किया है ऐड किया है, और चेंज किस में किया है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं, 373 केल्विन को हम चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे माइनस करते हैं हम इसमें, अभी हमने ऊपर देखा है, तो क्या करेंगे 373 केल्विन को हम किस में से माइनस करेंगे 273 में से, तो ये कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में चेंज हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है हमारा इंटरकन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स मैटर को चेंज करना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है तो सॉलिड से लिक्विड में करना, लिक्विड से गैस में करना, मीन्स तीनों फॉर्म में को चेंज करना एक दूसरे में, इसे बोलते हैं इंटरकन्वर्जेशन ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज किया गया, लिक्विड से गैस में, और फिर गैस को ही लिक्विड और फिर सॉलिड में चेंज किया, और उसके बाद फिर इनकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना कहलाता है इंटरकन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डीकम्पोजिशन, वेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय प्रेशर। मीन्स को जब सब्सटेंस पे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर लिक्विड को पे हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इनको चेंज करने के लिए, मतलब इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से हम सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर।
मतलब एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करना ही इंटरकन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। अब कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड जाते हैं और फिर गैस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। उनका बीच वाला पोर्शन मतलब लिक्विड वाला पार्ट नहीं आता। जैसे कुछ तो ऐसे हैं, जैसे आइस है हमारी, तो आइस सॉलिड से पहले लिक्विड में जाएगी और फिर गैस में जाएगी। सॉलिड क्या है हमारा, सॉलिड किस फॉर्म में है, वाटर हमारा आइस फॉर्म में है, मतलब पहले आइस फॉर्म में आई, फिर जब उसको हमने हीट दिया मतलब उस पर टेम्परेचर लगा तो हमारा क्या हुआ, वाटर बना। और जब वाटर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कन्वर्जेशन किस में है, ये तीनों स्टेट में जा रहा है। मतलब जो वाटर है हमारा वो तीनों स्टेट में जा रहा है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और फिर गैस में भी। और ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, टेम्परेचर मिलने पे या फिर हीट करने पे, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे चेंज आ रहे हैं। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर में चेंज होती है, और जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होती है। कैसे होती है, वेपर फॉर्म में होती है, मतलब वेपराइज्ड हो जाती है, भाप बन के उड़ती है। तो ये हमारा तीनों स्टेट में चेंज होता है, पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ऐसे ही अगर हम गैस को रोकें तो वो किस में, लिक्विड में चेंज होती है, और लिक्विड से फिर वो सॉलिड में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा तीनों फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वाटर का। ऐसे ही कुछ और भी एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ और भी मैटर्स हैं जो डायरेक्टली हमारे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं और फिर लिक्विड से गैस जा रहे हैं जब उनको टेम्परेचर मिल रहा है तो। और कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो हमारे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं। जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं वो है, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कैम्फर, कपूर। अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, मीन्स लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा, वो क्या करता है डायरेक्टली हमारा सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। उसके बीच वाली जो फॉर्म है लिक्विड वाली फॉर्म वो नहीं आती। जैसे हम कपूर जलाते हैं तो कपूर जलाने पे हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर दिया, और जब उसको टेम्परेचर मिला तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। और उस गैस को जब हम कूल डाउन करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लैटिक हीट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। लैटिक हीट वो हीट होती है जो रिलीज होती है, कब रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, जब स्टेट्स चेंज होती है, मतलब स्टेट में चेंज आता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड गैस चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस हो रही है, तो उनके बीच में जो हीट का अमाउंट निकल रहा है, मतलब हीट जिस मात्रा में निकल रही है उसे बोला जाता है लैटिक हीट। जैसे यहाँ से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से फिर गैस में चेंज हुआ, तो इसमें क्या हुआ, जो हीट बाहर निकली वो होगी लैटिक हीट। ऐसे ही गैस से जब लिक्विड और लिक्विड से फिर वो सॉलिड में गया तो फिर कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ हीट रिलीज हुई होगी, इसको बोला जाता है लैटिक हीट। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड टू लिक्विड में मेल्टिंग और फ्यूज़न। अब पहले समझ लेते हैं मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग मतलब जिस भी सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं, मतलब पिघला रहे हैं, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सारे जो सॉलिड्स होते हैं उनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई कम हीट देने पे मेल्ट हो जाता है, किसी को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो सॉलिड का जिस भी पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट समझा कि मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, और जो मेल्ट हो जाता है तो वही उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अभी हमने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया, अब हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब हम, वही चीज़, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब सॉलिड को कोई हम टेम्परेचर देते हैं और उस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब
हम आइस को मेल्ट करना होता है तो हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। आइस को जब हमने टेम्परेचर मिला, जैसे हम आइस को बाहर निकाल के रख देते हैं तो बाहर भी क्या होता है, टेम्परेचर गर्म होता है, जिसकी वजह से आइस क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। मेल्ट होकर क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो वाटर क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से स्टेट चेंज हुई और मेल्ट में आ गई, तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लैटिक हीट ऑफ फ्यूज़न, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है उसे बोलते हैं लैटिक हीट ऑफ फ्यूज़न। मीन्स 1 यूनिट मास को, जैसे सॉलिड का अगर हम 1 यूनिट मास ले रहे हैं और उसको मेल्ट करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़े उसे बोलेंगे हम फ्यूज़न हीट ऑफ लैटिक हीट ऑफ फ्यूज़न। जो अब सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर हमारा कोई मैटर चेंज हो रहा है तो हीट क्या हो रही है, उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसे ही बोला जाता है लैटिक हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइस लेते हैं, आइस को अगर हम 1 यूनिट मास ले रहे हैं आइस का, तो उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है वो है 3.34 इंटू 10⁵ kg जूल पर ग्राम। तो ये वाली हीट, अगर हम इतनी हीट जो है आइस को देंगे तो पर यूनिट मास पे, मतलब 1 यूनिट पे, उसके 1 यूनिट मास के लिए, तो वो जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ मैटर्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन द बेस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। व्हेन वी हीट अप एनी सॉलिड सब्सटेंस द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब हम किसी सॉलिड पार्टिकल को गर्म करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं, मीन्स गर्म होते हैं और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो उसका इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है। जब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है। और इसी तरह से क्या होता है, जब वो फोर्स डिक्रीज़ होता है तो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। अब लिक्विड स्टेट हमारा जो है गैसेस में कैसे चेंज होता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन की मेथड से। जो हमारे नीचे वाला पोर्शन दे रखा है, ये जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो वो हमारा लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वो मेल्ट होके वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। जब वेपोरेशन होता है तो वो गैसेस फॉर्म में ही होता है। जैसे हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पानी जब खौलने लगता है तो उसमें से भाप निकलती है, और जो ये भाप होती है ये क्या होती है, वाटर का गैसेस फॉर्म होता है। मीन्स वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बॉईल होने के बाद पानी खौलने लगता है और वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके वेपोरेट हो जाता है, मीन्स उड़ जाता है। जो इसके एटम्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लैटिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिस अमाउंट पे हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे बोला जाता है लैटिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, जब हम 1 यूनिट मास लेते हैं किसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म में और उसको हम बॉईल करें, तो जब वो बॉईल होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए वाटर के लिए कितना चाहिए होता है, 22.6 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल किलोग्राम। When we heat any liquid substance, the particles gain energy. As a result, their kinetic energy increase and they start vibrating with great amplitude, due to which their molecular space and increase and molecular force decrease. जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, मतलब उसको हीट गेन कराई जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे सॉलिड में बताया था। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे जो इनका
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ऐसे जो लिक्विड फॉर्म होती है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही हमने सॉलिड वाले में भी देखा था कि सॉलिड में भी सेम ही होता है, तो दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ गैस टू लिक्विड स्टेट। गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है, और यही फॉर्म कौन सी होती है जो गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करती है। ये चेंज कैसे होता है? जब गैस जो होती है वो हॉट होती है, उसको कोल्ड किया जाता है, मतलब उसको ठंडा किया जाता है, तो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी जो हमारे स्टेट्स हैं मैटर की वो चेंज होती हैं, तो कभी भी हमारा जो मैटर है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट में चेंज होता है, मैटर के मास में चेंज नहीं आता। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या गेन हो जाए, ये कभी नहीं होता। हमेशा जो सिर्फ स्टेट्स होती हैं मैटर की वही चेंज होती हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखिएगा। कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बनना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। हमने देखा भी है कि अगर हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम फ्रीज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फ्रीज़ हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी यही प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाती है। और जिस पॉइंट पे ये फ्रीज़ होता है, जैसे हमारा जो आइस है, पानी है, वो हमारा आइस में कब कन्वर्ट होता है? जब हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस के में फ्रीज़ करते हैं। तो इसका ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसे बोला जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के थ्रू हमारा लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में हमें अपना मैटर मिलता है। और ये लिक्विड से सॉलिड में जाता कैसे है वो देख लेते हैं। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोई भी मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन जब इसको फ्रीज़ किया जाता है तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, तो इनका स्पेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब स्पेस कम होता है तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। जैसे ही ये फोर्स बढ़ता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ चुके होते हैं और ये हार्ड हो चुके होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्ट टू गैसेस फॉर्म। जब हम कोई भी सॉलिड से गैस में चेंज होती है हमारी स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्या करता है? सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जैसे अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, और जो वेपर होता है मतलब इसकी जो भाप है, मतलब गैसियस फॉर्म है, अगर हम उसको कूल करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म जो इसके बीच की लिक्विड स्टेट है वो नहीं आती, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया भी था, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल होगा? कैम्फर। और इस पूरी प्रोसेस को जो सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है और गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? हीट जो होती है, जब हम सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं तो हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। और जब गैस से सॉलिड में जाता है तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक सब्लिमाइन और एक सब्लिमेट। जो सब्लिमेट जो है वो एक सॉलिड के लिए बोला जाता है, मीन्स जो जब सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनको बोला जाता है सब्लिमेट। और जब सॉलिड चेंज होके गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं या फिर वो गैसेस फॉर्म में ही रहते हैं तो उनको बोला जाता है सब्लिमाइन। ये दो टर्म सब्लिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन का? जैसे अभी मैंने बोला था कैम्फर, वैसे ही नैपथलिन बॉल्स। नैपथलिन बॉल को भी अगर हम हीट देंगे तो वो कैसे होता है? डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका लिक्विड फॉर्म नहीं आता। और जब जो गैसेस फॉर्म है इसको हम कूल डाउन करेंगे, कूल करेंगे तो वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सब्लिमेशन का। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।